नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस लोकतंत्र की जिस लोकतंत्र को माना जाता है कि वह दरअसल इस देश में चुनावी वोट तंत्र पे जाके टिक चुका है। और चुनावी स्थितियां अगर ईवीएम पर टिकी है तो आइए यह भी आज स्थिति सामने पहली बार नए तरीके से आई। ईवीएम का मतलब है क्या? ईवीएम दरअसल चुनाव का प्रतीक है। चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव के जरिए सत्ता मिलती है। चुनाव के जरिए इस देश में एक व्यक्ति एक वोट अपने नुमाइंदे को चुनता है। सब कोई बराबर के जरिए माना जाता है। लोकतंत्र शायद इसी का नाम हो चला है। लेकिन ईवीएम को लेकर बहस चली। हम ईवीएम की रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले जरा लोकतंत्र की जय हो के आश्रय यह भी समझ लिया जाए कि सत्ता किसकी बन जाए, किस रूप में बन जाए, ईवीएम की गड़बड़ी है नहीं है, इस रिपोर्ट को आने से पहले या चुनाव आयोग जो बैठक करेगा उसमें क्या निकलेगा, या सुप्रीम कोर्ट जुलाई में जो सुनवाई शुरू करेगा उसमें क्या निकलेगा, उससे पहले जरा इस देश की हालत को ही आइए परखना शुरू करते हैं। बहस शुरू हुई यूपी को लेकर। यूपी में माना गया ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन हमें लगा ईवीएम को बहस में क्यों लाया जाए, हालात देख लिए जाएं। तो आइए आज हम आपको यूपी में एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां के बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, कौन सा भविष्य है। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। सीएम के क्षेत्र यानी गोरखपुर से 235 किलोमीटर और पीएम के क्षेत्र यानी बनारस से 63 किलोमीटर की दूरी पर यह मिर्जापुर है। और मिर्जापुर शहर के टाउन हॉल के इस एक कमरे में एक नहीं 3 क्लास एक साथ चल रही है। जी, एक मैडम पढ़ा रही है, लेकिन सिर्फ एक क्लास को नहीं बल्कि इनके जिम्मे 2 क्लास है। और इन दोनों ब्लैक बोर्ड के सामने अलग अलग क्लास के बच्चे इन्हीं के जिम्मे हैं। और दूसरी मैडम बच्चों को काम देकर कॉपी चेक कर रही है। और जब कॉपी चेक हो जाएगी तो वो बच्चों को पढ़ाएंगी और बाकी बच्चे चुपचाप काम करेंगे। अब एक ही क्लास में 3-3 क्लास चल रही हो तो पढ़ाने का हुनर तो आना ही चाहिए, और टीचरों ने उसका तरीका भी खोज लिया है। जैसे कि 2 बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, मैंने लिखने के काम दे देते हैं, और एक बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। एक क्लास को हम पढ़ाते हैं, एक क्लास को मैम पढ़ाती हैं, और एक क्लास को हम लोग लिखने वाला वर्क कर देते हैं। जब लिखने वाला वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जिसको हम लोग पढ़ाए रहते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। मैं इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। यूं आप हैरान हो सकते हैं कि कैसे एक ही क्लास में 3 अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सच इतना भर नहीं है। बल्कि सच तो यह भी है कि 3 क्लास के लिए सामान्य तौर पर 3 कमरे चाहिए, लेकिन मिर्जापुर के टाउन हॉल के 3 कमरों में 3 क्लास नहीं बल्कि 3 स्कूल चलते हैं। गार्गी कन्या पाठशाला, टाउन बेसिक स्कूल और बहादुर शाह जफर प्राथमिक पाठशाला। तो आप ये सुनकर तो हैरत में आ सकते हैं कि कभी कभी एक कमरे में एक स्कूल की कई क्लास एक साथ चलती हो। और ये सब कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि बीते 2 बरस से ऐसे ही 3 स्कूल 3 कमरों में चल रहे हैं। बस एक देखिए, मतलब वहाँ पे भी क्लासेस चलते थे तो वहाँ पे पूरा गिरा हुआ है, और यहाँ भी मतलब है हम लोग बहुत रिस्क पे जी रहे हैं, बच्चे भी और हम भी। बहुत का मतलब एप्लीकेशन हमने दिया, हर जगह कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। दरअसल मामला यह है कि शहर के 3 स्कूलों में अलग अलग वजहों से तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 स्कूलों को टाउन हॉल स्कूल में शिफ्ट कर दिया। टाउन हॉल स्कूल में भी टूट फूट के चलते सिर्फ 3 ही कमरे बचे हैं, जिसमें बहुत सा सामान रखा है, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है और दस्तावेजों में दिखाना भी है कि पढ़ाई ठप नहीं हुई। तो बीते 2 बरस से हर कमरे में एक स्कूल चल रहा है। बिल्कुल सारे करने एकदम 1 से कक्षा 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चलाना, और सारे इसमें सामान है, जैसे गेहूं है, चावल है, पूरे पूरे A to Z पूरा एक ही कमरे में। और हद तो ये कि यह सब बीते 2 बरस से चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारी, किसी मंत्री, किसी संतरी ने तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया और कोई टाउन हॉल में झांकने भी नहीं आया कि पढ़ाई ऐसे भी होती है। यूँ ही हमें बजट मिलता है, ज़मीन मिल जाती है, हम चाहेंगे कि वो विद्यालय हमारा बन जाए और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी कि उसको हम 2 मंजिला बनवाएं, कैसे शिफ्ट करें ये देखा जाएगा। फिलहाल ज़मीन मिलने पर ही कुछ संभव हो पाएगा। तो यूपी की योगी सरकार ने सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ योग शिक्षा को भी अनिवार्य किए जाने का ऐलान किया है। लेकिन जिस स्कूल में बैठने पढ़ने के लिए भी जगह ना हो, वहाँ योग तो पढ़ाई ही हो जाएगी या पढ़ाई ही योग में तब्दील हो जाएगी। और सच यह भी कि मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में बीते 2 बरस से ऐसी हालत में स्कूल चल रहे हैं तो सोचेगा कौन, यह भी सवाल।
वैसे सबसे बड़ा सवाल तो इन नन्हे मुन्ने कर्णधारों का है जिन्हें देश का सिपाही बनना है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। जी, लोकतंत्र का एक मिजाज ये है। ईवीएम मशीन के डेमो करते हुए आज आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम गुजरात में भी स्थिति को पलट देंगे अगर ईवीएम हमारे हाथ में दे दी गई तो। ईवीएम पर आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहां बच्चे दिखा रहे थे। अब आपको गुजरात के बड़े बुजुर्गों से मिलाते हैं जो पद पर भी हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है? गांधी का राज्य, शराबबंदी का दौर, सब कुछ जुमला है क्या? गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बेटे जैमिन पटेल आज अचानक सुर्खियों में आ गए। उन पर आरोप है कि शराब के नशे में होने के चलते उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान यात्रा से रोका गया और आरोपों के मुताबिक जैमिन पटेल को कतर एयरलाइंस से ग्रीस जाना था और ये वाकया हो गया। आरोप यह भी था कि उन्होंने नशे में क्रू मेंबर से बदतमीजी की, जिसके बाद ही उन्हें विमान में चढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। पारिवारिक मामला में खोटी अफवाह फैलावी એ નિમ્ન કક્ષાની હરકતો છે। મારો દીકરો એની પત્ની ને 5 વર્ષની બેબી એ ફરવા માટે જતા હતા। એરપોર્ટ ઉપર એને તબિયત બગડી, ઉલટીઓ વગેરે થવાનું શરૂ થયું। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को राज्य में शराबबंदी के कानून की विफलता से भी जोड़ दिया। मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट आक्षेप है। क्योंकि अगर सामान्य आदमी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको अभी तक हिरासत में ले लिया गया होता और उसके ऊपर जो कलमे लगनी थी वो लग चुकी होती। तो ये कौन से ऐसे अधिकारी है, कौन से ऐसे बड़े ओहदे के अधिकारी है जिसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वैसे अजीब बात यह भी है कि एक तरफ नितिन पटेल कह रहे हैं कि बेटे की तबीयत अचानक खासी बिगड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ आज उन्हें ग्रीस भी भेज दिया गया घूमने। लेकिन सवाल नितिन पटेल के बेटे का नहीं, सवाल गांधी के गुजरात में शराबबंदी के कानून का है। लेकिन कानून की धज्जियां फिर भी कैसे उड़ाई जाती ये इस वीडियो में देख लीजिए। जी, ये नजारा है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर का, जहां दफ्तर के भीतर ये अधिकारी जाम छलकाते हैं। लेकिन इस बार ये नजारा मीडिया के कैमरे में कैद हुआ तो अधिकारी भागते नजर आए। આવું અહીંયા વોર્ડ ઓફિસમાં આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ બાદ આવી બધી પાર્ટીઓ ચાલે છે દારૂની। હા તો આ બધી બોટલો ને બધું હતું દારૂની કશું હા કશું શું કશું નથી અહીંયા બધું હતું તો કેમ ભાગમ ભાગી થઈ ગઈ કશું नहीं। अब वीडियो के रूप में सबूत वायरल हो रहा था तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सख्त कदम उठाना ही पड़ा। उन्होंने शराब पार्टी का मजा लूट रहे 7 अधिकारियों को फौरन सस्पेंड कर दिया। ડિપાર્ટમેન્ટલી અમે સસ્પેન્ડ કરવાના કાર્યવાહી અને ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ક્વાયરી ચાલુ કરવાના કાર્યવાહી કરી છે અને સાથે સાથે પોલીસ કમિશનરને લિખિતમાં રિક્વેસ્ટ કરી છે। એમાં જે પણ કાર્યવાહી એફઆઈઆર સહિતની કાર્યવાહી કરવી હોય તો કરવા માટેના વિનંતી અમે પોલીસ કમિશનરશ્રીને કરી છે। लेकिन बात यहीं रुकती तो भी ठीक। अब सूरत के इस नजारे को ही देख लीजिए। तेल के इन डिब्बों को देखकर पहली नजर में तो यही लगता है इसमें तेल होगा, लेकिन इसमें तेल नहीं, शराब की बोतलें हैं। पुलिस ने इन तेल के डिब्बों से 2877 शराब की बोतलें बरामद की जो दमन से लाई जा रही थी। पहली बार ये सामने आया है कि ऑयल के डिब्बे के अंदर शराब को रखकर लाया जा रहा था और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है और 2 आदमियों को वांटेड डिक्लेयर। समझा जा सकता है कि शराबबंदी के बावजूद गुजरात में सालाना 5000 करोड़ का शराब का कारोबार होता है। पुलिस की फाइलों में ही 3500 से ज्यादा बुटलेगर्स के नाम दर्ज हैं जो शराब के धंधे से जुड़े हैं। तो क्या ड्राई स्टेट फकत एक स्टेटस भर है, वह भी गांधी का राज्य? सच लगभग यही है। शराबबंदी को लेकर इसी साल कानून बनाया गया। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर जिस तरह से शराब पकड़ी जाती है वो इस कानून पर ही सवाल खड़े करती है। हमारी संवाददाता गोपी ने यह भी बताया, कांग्रेस कह रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी अब सीसीटीवी वाला वो हिस्सा जारी करे जिसमें वहां के डिप्टी सीएम के बेटे किस अवस्था में थे। बहरहाल लोकतंत्र की जय हो लिखा गया है तो हमें लगता है ईवीएम की रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले एक और नजारा दिखलाते हैं। यह नजारा दिल्ली से बहुत दूर नहीं, दिल्ली से सटा है यूपी में अमरोहा। चलिए वहां चलते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली से महज 123 किलोमीटर की दूरी पर यूपी के अमरोहा का गांव फतेहपुर बाटुपुर आज भी अंधेरे में है। जी, ये नजारा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि दस्तावेजों में गांव में बिजली उजियारा पहुंचा चुकी है, लेकिन गांव के भीतर का सच यही है कि गांव में ट्रांसफार्मर है, बिजली के खंभे भी हैं, तार भी लगी हुई है, लेकिन बिजली नहीं है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीते 2 दशक से अमरोहा के गांव फतेहपुर बाटुपुर में ये ट्रांसफार्मर, खंबे और तार लगे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं आ पाई। जी, तकरीबन 2000 की आबादी वाले इस गांव में लोग बरसों से गांव में बिजली का खंबा देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गांव में बल्ब जलता हुआ नहीं देखा। मैंने न देखी, अपने मैके में देखी है लाइट, वो लाइट आती है मेरे मैके में। यहाँ पर जिस दिन से आई मैंने लाइट ही नहीं देखी। गांव में ऐसा पंखा भी चल रहे हैं, बहुत से गाँवों में फ्रिज भी चल रहे हैं, एसी भी चल रही है और सभी काम हो रहे हैं। मोबाइल भी चार्ज हो रहे हैं, हम मोबाइल तक नहीं गाँव में। प्रधानमंत्री जी के लेटर हैं। इन गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि गांव में बिजली पहुंच जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नतीजा, न गांव में मोबाइल, न टीवी, न फ्रिज, शादियां भी नहीं होती क्योंकि कोई भी परिवार अपनी लड़की को गांव के अंधियारे में बयाना नहीं चाहता है। क्या गांव के लोग जीना नहीं जानते? शहर में पंखे चलते हैं, एसी चलती है, डिश चलती है, क्या गांव के लोग ये सब नहीं जानते? गांव में कोई डिश नहीं देख सकता, कोई कहीं की खबर नहीं सुन सकता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा दुनिया में, हमें कुछ पता नहीं है। लाइट नहीं है तो फिर मोबाइल लेके क्या करेंगे, क्योंकि चार्ज करने की सुविधा ही नहीं है, तो मोबाइल लेके क्या करेंगे फिर। इसी वजह से हमारा गाँव बहुत पीछे है। और अब सुनिए इस गांव में हुई राजनीति की कहानी। वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान तकरीबन 2 दशक पहले अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो फतेहपुर बाटुपुर गांव पहुंचे थे। उनकी कोशिशों से ट्रांसफार्मर लग गया, खंबे लग गए, लेकिन चेतन चौहान चुनाव जीत नहीं पाए तो बिजली गांव तक पहुंच नहीं पाई। जबकि नेशनल हाईवे 24 से महज 2 किलोमीटर भीतर ही ये गाँव है और गजरौला से महज 6 किलोमीटर दूर। और हद तो यह कि गजरौला के बिजली कर्मचारियों को मालूम ही नहीं कि गांव में बिजली के खंबे तक लगे हैं। सर्वे करके लाया मेरे पास, वहाँ ट्रांसफार्मर लगने का आया है, जो ट्रांसफार्मर की खंबे लगेंगे वहाँ पे, एसटी लाइन बनेगी, 3 किलोमीटर की लगभग लाइन बनेगी। तो गांव-गांव में 18 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली योगी सरकार को अब अमरोहा के इस गांव की तरफ देखना चाहिए, वरना बहुत मुमकिन है अधिकारी कागजों में इस गांव में बिजली पहुंचाने का ऐलान आज नहीं तो कल कर ही दे, लेकिन खंबा, ट्रांसफार्मर और तार होते हुए भी अगर बल्ब नहीं जलता तो फिर देखेगा कौन। BS आर्या, अमरोहा, आज तक। ये लोकतंत्र के ऐसे नजारे हैं जिसके आसरे हम कह सकते हैं कि शायद शहर के चुंधियाती हुई स्थिति में और मुद्दों के आसरे ये सारे लोकतंत्र के हालात छुप जाते हैं। तो आइए, लोकतंत्र का मतलब अगर ईवीएम है तो रिपोर्ट देखिए। तो लोकतंत्र तकनीक पर टिक जाए तो बहस ऐसी ही होगी, लेकिन लोकतंत्र का मतलब संविधान और संविधान के आश्रय इस देश के नागरिकों को मिलने वाले हक और अधिकार की बात तो फिर तमाम रिपोर्टें हम लगातार दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल लोकतंत्र की जय हो। और चलते चलते ये बताएं, दिलीप कुमार जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्हें आवाज दी थी तलत महमूद ने। तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है, लेकिन गीत सुनाते हैं उनका एक लाइन।